Alpha ketoglutarate will be converted into succinyl CoA in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase. एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और NADH बना है. तो जो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट था, 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसिट्रेट था, इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 आइसोसिट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ. अल्फा कीटोग्लूटारेट 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो गया है. Then succinyl CoA is converted into succinate in the presence of succinyl CoA synthetase. सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज जहाँ पे बनेगा वहां पे साथ में हमारे पास जीडीपी कन्वर्ट हो रहा है इनटू जीटीपी, जो कि इमीडिएटली एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे हमारे पास एक एटीपी बन जाएगा किसमें, स्टेप नंबर 5 में. अब हमारे पास सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन कंपाउंड था. आगे थ्रू आउट ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हमारे पास नेक्स्ट बनेंगे या इंटरमीडिएट्स बनेंगे 4 कार्बन ही होंगे. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आके कार्बन नंबर चेंज हुआ था क्योंकि दोनों स्टेप्स में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई थी. Now this succinate is converted into fumarate in the presence of succinate dehydrogenase enzyme, और साथ में हमारे पास FAD कन्वर्ट हो रहा है into FADH2. FAD2 ATPs के इक्वल होता है. Fumarate is converted into malate in the next step by addition of water in the presence of fumarase enzyme, और malate इसके बाद convert हो जाता है into oxaloacetate in the presence of malate dehydrogenase, और साथ में NAD will be converted into NADH. oxaloacetate reuse हो जाएगा हमारे पास next जो इसके बाद का क्रेब्स साइकिल रन होगा उसमें. ठीक है, इस तरह ही जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं सबके सब या तो यहीं पे रीयूज हो रहे हैं या बॉडी में कहीं और अगर रिक्वायर्ड है तो वहां पे यूज हो जाते हैं. इसलिए हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, NADH बन रहा है, डायरेक्टली कोई एटीपी नहीं यहाँ पे बनता. ठीक है, और हमारे पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास फैटी एसिड्स और हमारे पास अमीनो एसिड्स, ये सबके सब इस वाले मेटाबॉलिज्म का, इस वाले साइकिल का हिस्सा है. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक मेटाबॉलिक हब है. अब मैं इसको रीड कर देती हूँ. जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इस तरह आपको ये आना चाहिए. ठीक है, कौन सी दो चीजें कंबाइन हुई है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन हुई है, क्या चीज रिलीज हो रही है या क्या चीज बन रही है, और ये कार्बन नंबर्स इनके क्या है. यही आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्रेब्स साइकिल बिल्कुल ठीक होगा. अब जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ है मैं एक दफा वो रीड कर देती हूँ. फर्स्ट स्टेप हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल कोए बना. एसिटाइल कोए कैसे बना है, हमारे पास एसिटाइल कोए बनेगा हमारे पास थ्रू पायरुवेट एंड फैटी एसिड्स. ठीक है, प्रिकर्सर आया है फ्रॉम फैटी एसिड्स और साथ में पायरुवेट एक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट उसमें ऐड होगा तो हमारे पास एसिटाइल कोए बनेगा. एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद ऑक्सैलोएसिटेट और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिट्रेट. सिट्रिक एसिड साइकिल begins with condensation of a 4 carbon unit oxaloacetate and a 2 carbon unit acetyl group of acetyl CoA. Oxaloacetate reacts with acetyl CoA and water to yield citrate and मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है. आवाज कट रही है. नहीं मैम की तो आ रही है. This reaction, this reaction, which is an aldol condensation, is followed by a hydrolysis is catalyzed by citrate synthase. आप लोगों को एंजाइम अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से रिएक्शन में कौन सा एंजाइम है जो कि वर्क कर रहा है. तो ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए के कॉम्बिनेशन से ये एक इंटरमीडिएट बना है. ये याद रखने की जरूरत नहीं है. अब ये याद रखो कि हमारे पास सिट्रेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट इज एन आइसोमर ऑफ सिट्रेट. ठीक है, तो सिंपल आइसोमराइजेशन होगी सिट्रेट की इज बाय डिहाइड्रेशन स्टेप फॉलोड बाय हाइड्रेशन स्टेप. इस वाली बात का मतलब इस वाले से आपको पता चल जाएगा. पहले वाटर रिमूव हुआ, सिलिकॉनेटेट बन गया, फिर वाटर ऐड हुआ है तो आइसोसिट्रेट बन गया. ठीक है, आप लोगों की बुक्स में ये वाली चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की हुई हैं इसलिए इन्हें
आप लोग को बताना हम लोग के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब आप एक साइकिल ड्रॉ करते हो या उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो उतना ही है जितना मैंने आपको बता दिया। ये चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके फिर आ जाती हैं। रिजल्ट, एंजाइम जो इस स्टेप को कैटालाइज कर रहा है, इट इज नेम्ड एज इकोनिटेज। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप में हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना है। थर्ड और फोर्थ स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी और साथ में NADH भी बन रहा है। आइसोसिट्रेट अंडरगोज dehydrogenation catalyzed by isocitrate dehydrogenase to form initially oxalosuccinate which remains, ये आइसोसिट्रेट से पहले ऑक्जेलोसक्सिनेट बना और बाद में अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, लेकिन आप साइकिल में आइसोसिट्रेट से डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देते हो और साथ NADH प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है सक्सिनाइल कोए की फॉर्मेशन। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बन रहा है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ NADH। ठीक है, बाकी सारे वही चीजें जो मैंने आपको बता दी, इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी हुई। ATP जनरेशन अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 12 ATPs बन रहे हैं। 12 कैसे बन रहे हैं? 3 NAD मॉलिक्यूल्स जनरेट अगर हुए हैं, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATPs, तो 3 है तो 9 ATPs के इक्वल है। 1 FAD इज इक्वल टू 2 ATPs, 9 and 2 11 और एक ATP बन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 molecules of carbon dioxide are removed, 3 NADH are formed, FADH2, 1 FADH2 is formed, 1 GTP or ATP is formed, 1 coenzyme A is removed and 3 hydrogen atoms are released. Carbons of acetyl group in acetyl CoA are oxidized to carbon dioxide. Electrons from this process reduce NAD and FAD. 1 GTP is formed per cycle and intermediates in cycle are not depleted. ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरमीडिएट्स डिप्लीट नहीं हो रहे, रीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और यही बार बार यूज हो रहे हैं। यहाँ तक था साइकिल। अब आ गई बात फंक्शन की। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको किसी भी साइकिल का फंक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस या उसका यूज जरूर पता होना चाहिए। साइकिल आपको ऑब्वियसली आना चाहिए, लेकिन साइकिल नहीं आता ये तो पता हो कि बॉडी में क्यों हो रहा है एटलीस्ट, या आप ये पढ़ रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी कि आप ये पढ़ रहे हो। अब इसके फंक्शंस में हमारे पास आता है कि ऑक्सीडाइज करता है एसिटाइल CoA टू ATP। ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है ना। मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन हो रही है। बन क्या रहा है हमारे पास ATP। एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है एसिटाइल CoA का, ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब यही है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। It can oxidize to yield ATP. It is important in provision of carbon skeletons for gluconeogenesis, fatty acid synthesis and interconversion of amino acids. हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स थे, ये वाले जो सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, मैलेट है, फ्यूमरेट है, सक्सीनेट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इन सबको हम इंटरमीडिएट्स बोल रहे हैं। ये क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट है, लेकिन जब बॉडी में एनर्जी की नीड ज्यादा नहीं होगी, क्रेब्स साइकिल को रन करने की जरूरत नहीं होगी, उस वक्त ये और बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज का पार्ट बन जाते हैं और उन्हें रन करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एम्फीबॉलिक है, ये बहुत सारी डिफरेंट किस्म की मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस में ये आता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स एंड फैट्स। इंटरमीडिएट्स लाइक सक्सिनाइल CoA टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये प्लांट्स के हवाले से। Amino acids are formed from alpha ketoglutarate, pyruvic acids, and oxaloacetic acid. Krebs cycle releases plenty of energy. 12 molecules of ATP are produced here, required for various metabolic activities of cell.
By this cycle, carbon skeletons are got, which are used in process of growth and for maintaining the cell. ये थी हमारे पास सिग्निफिकेंस सिट्रिक एसिड साइकिल की। सुनने में बड़ी इजी सी बातें हैं, एटीपी बन रहे हैं, अच्छा एम्फीबॉलिक है, लेकिन इसको आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें कार्बन स्केलेटन्स बन रहे हैं जो डिफरेंट पाथवेज का हिस्सा है। इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स जनरेट हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स ने नेक्स्ट बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं। हमारी बॉडी के जो स्केलेटन है, जो डिफरेंट सेल्स है, उसके पार्ट्स बना रहा है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। रेगुलेशन का मतलब यही है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस साइकिल के रेट को इंक्रीज कर देंगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको डिक्रीज कर देंगी। तो इसके सिंपल थ्री मैकेनिज्म्स हैं और फोर्थ पे एंजाइम्स आते हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। नंबर 1 इज सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। सबस्ट्रेट क्या था इसमें? ऑक्सैलो एसीटेट था, एसिटाइल कोए है और पायरुवेट है। अगर पायरुवेट नहीं आ रहा तो एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। ऑक्सैलो एसीटेट नहीं है तो एसिटाइल कोए किसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता। इसका बेसिक सबस्ट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट ही होता है। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ही नहीं है तो सेल में ये वाला जो प्रोसेस है कैसे रन कर सकता है। इसलिए सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी इसको स्पीड अप कर सकती है या इसे स्लो डाउन कर सकती है या इनहिबिट कर सकती है। प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन हमने कल भी पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो इटसेल्फ इसके रेट को या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास एट द एंड एटीपी बन रहा है। अगर बॉडी में या एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा होगी तो क्रेब्स साइकिल स्लो डाउन हो जाएगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो क्रेब्स साइकिल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये इसकी हो गई प्रोडक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फीडबैक इनहिबिशन में यही बात आ जाती है जिससे हमने कल एंजाइम्स में देखा था कि हमारे पास जो एंजाइम है उसके भी कुछ अपने चेक पॉइंट्स हैं। वो कोई चीजें हैं जो उस एंजाइम को स्पीड अप कर रही हैं, उस एंजाइम को स्लो डाउन कर रही हैं, जिसमें बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रेट्स आ जाते हैं या फिर हमारे पास एनर्जी ही जो उसकी प्रोडक्ट है वही आ जाती है, वो इसको इनहिबिट कराएंगे। एंजाइम्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंड ऑक्सैलो एसीटेट। इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, इनकी अवेलेबिलिटी और इनकी एब्सेंस जो है वो इस साइकिल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। ये इसकी थी रेगुलेशन। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ये एसिटाइल को एक किस तरह से बनता है? एसिटाइल कोए जो है हमारे पास जो फैटी एसिड्स की तरफ से एक प्रिकर्सर आता है जो कि कंबाइन होता है विद ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ से हमारे पास प्रिकर्सर आएगा जो हमारे पास कोएंजाइम है, बेसिकली उधर से आ रहा है। और बाकी का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है पायरुवेट। पायरुवेट उस कोएंजाइम के साथ कंबाइन होके एसिटाइल कोए बना रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? सब समझ आ गया है? मैं पूछ लूं सवाल? फंक्शन समझ आए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई है? यस मैम। यस मैम। कहाँ पे हो रहा है क्रेब्स साइकिल? किस पार्ट में होता है सेल के? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही थी? साइटोसोल में। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पाथवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस है याद रखना। इसमें से छोटे छोटे से एमसीक्यूज, छोटे छोटे वाइवा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये अक्सर मोस्टली बल्कि जो है ना वो स्टूडेंट्स को बुरा ही लगता है, क्योंकि इसमें अभी हम देखेंगे पाथवे में नाम डिफरेंट डिफरेंट से होंगे, पर उसको बुरा की बजाय ना अच्छा फील करो कि हम डिफरेंट नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाथवे क्यों हो रहा है ये बॉडी में? हमारे पास नॉर्मल एनर्जी प्रोडक्शन जो बॉडी में हो रही है या जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है उसमें स्टेप वाइज 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास एक नॉर्मल पाथवे है एनर्जी प्रोडक्शन का।
अब हमारी बॉडी में पर ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले ग्लाइकोलिसिस पूरी होगी तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल पूरा होगा तो फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। एक लंबा चौड़ा सा प्रोसेस हो गया। अब हमारी बॉडी के पास एक और प्रोसेस है, इसको हम शंट भी बोलते हैं। शंट का मतलब होता है बाईपास, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस को बाईपास किया हुआ है, ठीक है। एक शॉर्ट प्रोसेस ऐसा है जो कि वही वाला काम करेगा जो एक लंबे वाला प्रोसेस कर रहा था। जिस तरह कोई कहीं पे जाने के लिए रास्ता है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, इन द सेम वे हमारे पास जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक शॉर्टकट है बॉडी के पास, जो बॉडी तब यूज करती है जब उसको बहुत ज्यादा नीड होती है एनर्जी बनाने की, उसको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में नॉर्मली भी ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन सिर्फ 10%। 90% वही वाला प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिसमें ये तीनों चीजें आएंगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 10% ये वाला होता है, ठीक है। पर अगर बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो बॉडी इस वाले प्रोसेस को स्पीड अप कर सकती है, इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकती है। बेसिकली इसका नाम क्या है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसका दूसरा नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMP शंट, ठीक है। मोस्टली HMP शंट ही कहा जाता है इसको, और आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि HMP शंट स्टैंड्स फॉर या इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। It is an alternate pathway to glycolysis and TCA cycle. TCA cycle tricarboxylic acid cycle और Krebs cycle for the oxidation of glucose. तो इन दो प्रोसेस को बॉडी ने बाईपास करके सिर्फ इस एक प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा एनर्जी बना लेनी है। बेसिक इसका मकसद ये है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की निस्बत ये कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट इज कंसर्न विद बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोसिस। अभी इन्होंने बता दिया कि इसमें हमारे पास बन क्या रहा है। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ATP बनते हैं और एंड पे पायरुवेट बनता है। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में हमारे पास NADPH बन रहा है, वेरी स्पेसिफिकली NADPH को याद रखो, और साथ में पेंटोसिस बन रही है। पेंटोसिस का मतलब है 5 कार्बन शुगर्स, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास इसमें बनेंगी। About 10% of glucose entering in this pathway every day। हमारी जो डेली रूटीन की हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, इनमें 10% ग्लूकोज जो है वो HMP शंट के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लिवर एंड रेड ब्लड सेल मेटाबॉलिज्म, about 30% of glucose by this metabolized by this pathway। हमारी जो हम ये सारे प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, HMP शंट, हर एक सेल में हो रहा है, बॉडी के एक एक सेल में। हमारा एक एक ऑर्गन मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है। ये सारे प्रोसेस बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास लिवर और RBCs है, इनके सेल्स में 30% तक ग्लूकोज जो है वो इस पाथवे में जाता है। उसकी वजह ये है कि लिवर हमारे पास हमारी बॉडी की सारी जो मेजर मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर हो रही है, तो लिवर को ज्यादा एनर्जी चाहिए उन प्रोसेसेस के लिए। और जो हमारे RBCs हैं, इनको भी जो है वो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे 30% हो रहा है, और नॉर्मल बाकी सारी बॉडी में 10% ग्लूकोज है जो कि HMP शंट के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास डिमांड्स है फॉर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। HMP जो पाथवे है, HMP शंट है, इसकी डिमांड्स कहाँ होगी बॉडी में, ठीक है। कहाँ पे हमारी बॉडी में ये वाला पाथवे ज्यादा होगा? हर उस जगह पे जहाँ पे डिमांड फॉर NADPH इज हाई। हमारी बॉडी का हर वो सेल, हर वो ऑर्गन जहाँ पे NADPH की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, वहां पे HMP पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी के सारे एंजाइम्स, ये सारे के सारे प्रिकर्सर्स बॉडी में हर सेल में ही प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो सेल है वो खुद से ही एक प्रोसेस को स्टार्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू नीड। जहां पे NADPH की डिमांड ज्यादा होगी वहां पे HMP शंट स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे हमारे पास बायोसिंथेटिक पाथवेज है, कौन कौन से पाथवेज हैं? जैसे कि फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है इन लिवर, एडिपोज एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे HMP जो शंट है या जो हमारे पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये ज्यादा होता है। कहाँ पे होता है? जहाँ पे फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है वो इन 3 जगहों पे हो रही है, लिवर में, एडिपोज सेल्स में और मेमोरी ग्लैंड में।
नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस के लिए भी लिवर में हो रही है, उसके लिए भी हमें NADPH चाहिए होता है, तो हमारे पास वहां पे HMP शंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इज स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। स्टीरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली अक्रिंग हार्मोन है। काफी जगहों पे आप ग्लूटाथायोन भी इसकी जगह नाम पढ़ोगे, जो कि बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और बॉडी के ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। स्टीरॉइड हार्मोन बहुत वास्ट है, इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए और इसकी फंक्शनिंग के लिए हमें NADPH की जरूरत है। तो इस तरह आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारे पास जो HMP शंट है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है बॉडी में, ये इतने मेजर फंक्शंस के लिए जरूरी है। HMP shunt is a unique multifunctional pathway. It starts with glucose 6-phosphate. ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों सेशन फिर से एंड हो जाएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट इनवाइट भेज दूंगी, तो आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लेना है। इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6-phosphate, ठीक है। आप लोगों को ऑब्वियस ये याद होगा कि कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो रट्टा लगाया होता है साइकिल को तभी याद आता है फिर। तो ग्लूकोज 6-phosphate से इसने याद होना है, नो ATP is directly utilized or produced in HMP shunt. It is very important to remember कि HMP shunt में ना तो हम कोई ATP यूज कर रहे हैं और ना ही कोई डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है। It is multifunctional pathway. Several interconvertible substances are produced, which are produced in different directions in the metabolic reaction. ठीक है, हमारे पास इंटरकन्वर्टेबल सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है। एक सब्सटेंस बन रहा है, हम उसको किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं और हम कोई और दूसरा प्रोसेस भी उससे रन करा सकते हैं, ये भी आप लोग आगे देखोगे। हमारे पास मेजर 2 फेजेस हैं HMP शंट की या इस पाथवे की। एक है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरी है रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। रिवर्सिबल वही है कि आप उसके स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर सकते और ये ऑक्सीडेटिव फेज है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जो हमारे पास इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज है, इसमें क्या होता है, हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 कार्बन शुगर्स, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं अगर ग्लूकोज 6-phosphate के, तो वो 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और साथ में बनाएंगे 5 कार्बन शुगर्स। हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि ये NADH और 5 कार्बन शुगर्स ही जनरेट करता है। और जो हमारे पास दूसरी फेज है जो रिवर्सिबल है और नॉन ऑक्सीडेटिव है, rearrange to regenerate 2 molecules of glucose 6-phosphate and 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate। इसमें हमने फिर से देखो ग्लूकोज 6-phosphate के 2 मॉलिक्यूल बना दिए हैं और साथ में एक हमारे पास मॉलिक्यूल बना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate का। तो इस ग्लूकोज 6-phosphate को हम अब दोबारा से HMP शंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम इसको दोबारा से या फिर ग्लूकोज 6-phosphate से हम नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस भी तो स्टार्ट करा सकते हैं। ग्लूकोज 6-phosphate से डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ग्लूकोज 6-phosphate विल गो इनटू HMP शंट और इट विल गो इनटू ग्लाइकोलिसिस। डिफरेंस आता है एंजाइम का, ठीक है, या उस सेल की स्पेसिफिक नीड का। अब अगर सेल की नीड ग्लाइकोलिसिस होगी तो उस वाले एंजाइम को भेजेगा जिसने ग्लूकोज 6-phosphate को ग्लाइकोलिसिस की तरफ लेके जाना है। ग्लूकोज 6-phosphate को कन्वर्ट करवा देना है इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate में, तो ग्लाइकोलिसिस चलना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर हमारे पास HMP शंट की ही नीड है तो वो एंजाइम जो कि HMP शंट में इसकी कन्वर्जन करा रहा था वो वाला एंजाइम आएगा। तो डिफरेंस एंजाइम्स का आता है हर प्रोसेस में। ये है हमारे पास पूरे का पूरा HMP शंट। जो रेबुलोज 5-phosphate से ऊपर तक की 3 स्टेप्स हैं, ये है हमारे पास इसकी इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव फेज, और ये जो नीचे वाले स्टेप्स हैं ये है हमारे पास इसकी रिवर्सिबल और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। सबसे पहले ऊपर हमारे पास होगा ग्लूकोज 6-phosphate विच इज कन्वर्टेड इनटू 6-phosphoglucono 1,5-lactone। थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है, पर आप लोग इसको ये glucose 6-phosphate will be converted into 6-phosphogluconate in the presence of glucose 6-phosphate dehydrogenase। ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, साथ में हमारे पास NADPH बन गया, पहले ही NADPH बन गया है। मैंने आपको बताया है हमारे पास HMP शंट वहां पे रन कर रहा है, ये वहां पे हो रहा है जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी चाहिए। तो देखो पहले ही स्टेप में NADPH मतलब 3 ATPs बन गए।
नेक्स्ट हमारे पास 6-फॉस्फोग्लूकोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज 5-फॉस्फेट, और साथ में फिर हमारे पास NADPH बना है और एक कार्बन निकल गई है, तो जो ये 6 कार्बन कंपाउंड था विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक ये हमने ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं ये कौन सी फेज थी? ये इसकी फर्स्ट फेज है जो कि है इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव। इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज में डिहाइड्रोजनेशन होगी ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। बस ये आप इससे याद कर लो, इस वाली स्कीम से, कि कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है और कौन सा प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड फेज है दैट इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, इसमें क्या है? जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, इट इज अ सबस्ट्रेट फॉर 2 एंजाइम्स। ठीक है, 2 एंजाइम्स हैं जो इसको नेक्स्ट वर्क कराएंगे। एक है हमारे पास राइबोज 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, जो कि राइबोलोज 5-फॉस्फेट को कन्वर्ट करवा देता है इनटू राइबोज 5-फॉस्फेट। अब ये बात आप लोगों ने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोज 5-फॉस्फेट हमारे पास बन रहा है फ्रॉम, पहला क्या था? राइबोलोज 5-फॉस्फेट, और फिर क्या बन रहा है? राइबोज 5-फॉस्फेट। इट इज यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन और न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस है उसमें ये वाला कंपाउंड यूज होता है। ठीक है, सेकंड वाली ये इसकी फर्स्ट फेज है और ये सेकंड है। अगर सेकंड में हम देखें, हमारे पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। In the presence of epimerase enzyme, it will be converted into xylulose 5-phosphate, and in the presence of isomerase enzyme, it will be converted into ribose 5-phosphate. इस वाली साइड की ये वाली जो एरो है, अभी इसको आप लोग इग्नोर करो, अभी इस पे ध्यान नहीं दो। हमने पीछे पढ़ा कि जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, इट इज अ सबस्ट्रेट फॉर 2 एंजाइम, वन इज आइसोमेरेज एंड अदर इज एपिमेरेज। एपिमेरेज इसको ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और आइसोमेरेज इसको राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के हैं, 3 ही राइबोलोज बने हैं। ठीक है, इस 3 राइबोलोज से ज़ैल्यूलोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, राइबोज का 1 बन रहा है, ये सेकंड वाला है जो इन्होंने इधर साइड पे दिखाया हुआ है। 2 ज़ैल्यूलोज बन रहे हैं और 1 राइबोज बन रहा है। अब समझ आ जाएगा आप लोगों को कि यहाँ पे एक और ये क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन्होंने लिख के इसको डायरेक्ट सिर्फ सेकंड फेज दिखाने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट शो कराया है। यहाँ से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ैल्यूलोज बन रहे हैं एंड 1 ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट। राइबोज 5-फॉस्फेट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में के लिए रिक्वायर होता है हमें। अब ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है, xylulose 5-phosphate in the presence of transketolase will be converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate हम इस अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इससे नेक्स्ट हम ग्लाइकोलाइसिस रन करा सकते हैं या सेल रन करा सकता है, उसको सिर्फ जो रिस्पेक्टिव एंजाइम है वो रिक्वायर होंगे। तो इसके बाद है हमारे पास जो दूसरे वाला ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट है, दे विल कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंड गिव राइज टू 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and 1 molecule of pseudoheptulose 7-phosphate. Pseudoheptulose 7-phosphate will be converted into erythrose 4-phosphate, और जो glyceraldehyde 3-phosphate है through transaldolase reaction it will be converted into fructose 6-phosphate, और जो erythrose 4-phosphate है इसने भी बाद में fructose 6-phosphate में ही कन्वर्ट होना है। तो बेसिकली हमारे पास 2 यहाँ पे fructose 6-phosphate के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं या कंपाउंड्स बन गए हैं और एक glyceraldehyde 3-phosphate बना है, और ये तीनों के तीनों ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है। दे कैन रन ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो ग्लूकोज से 6-फॉस्फेट बन रहा था और उससे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन रहा था, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन रहा है। मैं आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस खोल के भी एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इस वाले स्टेप की समझ आए।
6 फॉस्फेट प्रेजेंट है और यहाँ पे देख सकते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ऑल्दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट उस पीछे जो हम आज लेक्चर पढ़ रहे हैं एचएमपी शंट का पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी सेल में ही हो रहा है ना ये वाला प्रोसेस भी एचएमपी पाथवे। अगर बॉडी को एचएमपी पाथवे की जरूरत नहीं होगी, ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत होगी, तो वो ग्लूकोज से स्टार्ट कराने की बजाय यहाँ से ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करा देगा। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए जो हमारे पास हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है डिहाइड्रोजिनेज, ये आएगा और ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट